नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र के लिए विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास F4 सब्जेक्ट में विद्यालय में परिवर्तन, इस टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा मुख्य टॉपिक है विद्यालय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन तथा बहुकक्षा शिक्षा व्यवस्था। छात्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा विद्यालय व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो 3 आयोग का गठन हुआ। सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, उसके बाद मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, फिर उसके बाद कोठारी आयोग का गठन हुआ। उसके बाद 3 नीतियां बनी। छात्रों, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, फिर 1986, फिर रिवाइज बनी थी 1992 में। तो हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में चर्चा करेंगे कि इस नीति के द्वारा विद्यालय व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। छात्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य के भाग 5 में विविध स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक की बात कही गई है। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 5 में। भाग 5 में विविध स्तरों पर, जो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन की बात कही गई है। और उसके अंतर कहा गया है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए। 2 अध्यापक हों, ठीक है, और जिसमें एक महिला अध्यापक और एक महिला अध्यापक एक होना चाहिए, जिसमें एक क्या है, एक महिला अध्यापक होना अनिवार्य है। ये 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आवश्यक रूप से दिशा निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हो, जिसमें एक महिला अध्यापक भी होनी चाहिए। इस संदर्भ में पूरे देश में श्यामपट्ट अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। श्यामपट्ट अभियान। बिहार राज्य में भी जिन विद्यालयों में एक शिक्षक थे, उनमें कम से कम 2 शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। इस प्रकार लगभग संपूर्ण राज्य में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 या उससे अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। अतः प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापकीय व्यवस्था का संप्रत्यय अब विलीन हो चुका कि एक विद्यालय में एक अध्यापक, ये चीज खत्म हो गया है। अब एक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक वर्तमान समय में हैं। विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक कार्यरत होने पर बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। बहुकक्षा शिक्षण का मतलब समझ रहे होंगे, अगर मान लीजिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 5 क्लास हुए तो 5 अध्यापक की जरूरत होती है। अगर विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं तो 2-2 क्लास मिला के, 2 क्लास, किसी में 3 क्लास मिला के 1 क्लास बना दिया जाए तो उसको बोला जाता है बहुकक्षा शिक्षण से संबंधित। मैंने इस तरह से विद्यालय की व्यवस्था की गई। तो प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापकीय व्यवस्था
होने पर बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ऐसे विद्यालय को संभाला जाता है। तो छात्रों, प्राथमिक विद्यालय में बहुकक्षा शिक्षण से संबंधित समस्याएं 3 क्षेत्रों में विभाजित की जाती है। बहुकक्षा शिक्षण से संबंधित समस्याएं 3 क्षेत्र में विभाजित की जाती है। पहला है बहुकक्षा शिक्षण के विद्यालय में कक्षाओं की प्रबंध व्यवस्था को सुचारू बनाना। क्या? बहुकक्षा शिक्षण के विद्यालय में कक्षाओं की प्रबंध व्यवस्था सुचारू बनाना। ठीक है, प्रबंध व्यवस्था की बात कही गई है बहुकक्षा शिक्षण में। ठीक। दूसरा है विभिन्न विषयों में कार्य योजना तथा समय सारणी को सुनिश्चित करना। विभिन्न विषयों में कार्य योजना, ठीक है, समय सारणी को क्या किया जाता है? सुनिश्चित करना। फिर शिक्षण को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए शिक्षण संबंधी नीतियों का पता लगाना। शिक्षण को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए माने जो शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण संबंधी नीतियों का पता लगाने की बात कही गई है। छात्रों, एक एक का हम चर्चा करेंगे। जैसे बहुकक्षा शिक्षण के विद्यालय में कक्षाओं की प्रबंध व्यवस्था को सुचारू बनाना। बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था में कक्षा की प्रबंध व्यवस्था को सुचारू बनाना। विद्यालय में कक्षा को सुचारू बनाने की बात करेंगे। प्रबंध व्यवस्था को सुचारू बनाना। ठीक है। बहुकक्षा शिक्षण के विद्यालय में कक्षा की प्रबंध व्यवस्था को सुचारू बनाना। छात्रों, बहुकक्षा शिक्षण में छात्रों के बैठने की व्यवस्था सामान्य कक्षा में बैठने की अपेक्षा भिन्न होती है। दोनों सामान्य कक्षा में बच्चे बैठे हैं और बहुत सारे क्लास को मिला के एक बड़ा क्लास बना दिया गया है, तो बैठने की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होता है। आजकल बच्चों को एक ही ओर मुंह करके एक ही ब्लैक बोर्ड पर एक ही तरह का प्रयोग करते हुए पंक्तिबद्ध रूप में बैठाया जाता है। जिस समय शिक्षक एक ही कक्षा के बच्चों को श्यामपट्ट पर कुछ समझा रहा होता है, दूसरी कक्षा के छात्रों के ध्यान बंटता है। मान लीजिए एक कक्षा के बच्चों को समझा रहे हैं, दूसरी कक्षा के सोचेंगे कि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, तो ध्यान इधर उधर जाएगा। कक्षा में बच्चे को बैठने का प्रबंध करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों का ध्यान कम से कम बटे, विभिन्न कक्षा के बालकों को पढ़ने में सुविधा। यह प्रबंध कक्षा के विभिन्न गतिविधियों जैसे शैक्षिक कार्य, सामूहिक कार्य, स्वतः पाठ और कक्षा के सामूहिक क्रियाकलापों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। कैसा होता है? प्रबंध व्यवस्था कैसी होती है? इसमें शैक्षिक कार्य, सामूहिक कार्य, स्वतः पाठ और कक्षा के सामूहिक क्रियाकलाप के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। एक ही कक्षा में के विभिन्न कक्षा के छात्रों को अलग अलग दीवारों की ओर मुंह करके बैठाना चाहिए। सामूहिक कार्य में सफलता लाने के लिए बच्चों के बैठने का प्रबंध करते समय प्रतिभावान तथा मंदबुद्धि बच्चों को एक साथ
बैठाना उचित होता है। तो ये रहा प्रत्येक बहु कक्षा शिक्षा के विद्यालय में कक्षा की प्रबंध व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से बनाते हैं। तो इसमें 3-4 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सामूहिक कार्य करवाना चाहिए, ठीक, सब बच्चे इसमें बिजी रहते हैं, सामूहिक कार्य करवाइए। सामूहिक कार्य के बाद स्वतः पाठ दे दीजिए, कोई पाठ उसको स्वतः पढ़ेगा। कक्षा के सामूहिक कार्यकलाप, ये सारी चीजें यानी एक ही कार्य सभी बच्चे करें तो इससे बच्चों का मन लगता है। दूसरा है विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं तथा समय सूची को सुनिश्चित करना। विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं तथा समय सूची को सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। छात्रों, प्रायः प्राथमिक विद्यालय को शिक्षक को एक कक्षा के सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता है। जैसे आपका समस्या ये है कि विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं तथा समय सूची को सुनिश्चित कैसे करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में जहाँ शिक्षक की कमी है, शिक्षक को एक कक्षा में सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता है। हर एक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक नहीं है, तो एक ही शिक्षक मैक्सिमम सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो बहु कक्षा विभाग की स्थिति में वह विषय के अति महत्वपूर्ण पहलू पर ही ध्यान दे। जो महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसी पर ध्यान दे सकते हैं। चुने हुए कार्यकलाप ही करा सकता है। अतः निश्चित समयावधि के दबाव में समय के सदुपयोग के लिए समय सूची निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। समय सूची निर्धारित कर दिया जाता है कि उस समय के अंतर्गत शिक्षक उस कार्य को करवाएं। यह समय सूची बहु कक्षा शिक्षण को ध्यान में रख कर बनानी चाहिए। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे 2-3 क्लास के बच्चे एक क्लास में बैठ रहे हैं, तो किस तरह से शिक्षक उस चीज को पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक को 3 कक्षाएं एक साथ लेनी है, 3 क्लास को एक साथ लेनी है, तो इस प्रकार से एक बड़ी सीमा तक कक्षा के मॉनिटरिंग तथा प्रतिभावान छात्रों की सहायता पर निर्भर रहना चाहिए। और उसमें क्या, कक्षा के मॉनिटर को चुन के उसको भी कुछ कार्य दे देना चाहिए। इस तरह से कक्षा की व्यवस्था अच्छी रहती है। बहु कक्षा शिक्षण में शिक्षण व्यवस्था है समय विभाग चक्र। बहु कक्षा शिक्षण व्यवस्था में यदि विद्यालय में 2 या 3 शिक्षक कार्यरत है, तो एक शिक्षक को अमुक वर्ग के 3 कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराने हेतु व्यस्तता करनी पड़ती है। समय का विभाजन करना पड़ता है। जैसे पहले 20 मिनट कक्षा 1 में शिक्षक, कक्षा 2 में मॉनिटर, कक्षा 3 में स्वतः पाठ, इस तरह से कार्य बांट दिया जाता है कि अगर समय का विभाजन करते हैं तो 20 मिनट 15 मिनट है, 20 मिनट 25 मिनट किसी एक क्लास में शिक्षक चले गए, दूसरे क्लास में मॉनिटर के जी में कोई कार्य दे दिए कि आप इस कार्य को कराओ, और किसी एक क्लास में कुछ वर्क दे दिए, स्वतः पाठ पढ़े। इस तरह से करवाना चाहिए हर एक क्लास में बांट के। तो बहु कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को समय सारणी इस प्रकार बनानी चाहिए कि एक कक्षा को पढ़ाते समय वह अन्य 2 कक्षा को मॉनिटर द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं अथवा स्वतः पाठ करा रहे हैं, इसका निरीक्षण भी कर सके। मॉनिटर क्या पढ़ा रहा है उसका निरीक्षण करें। इस तरह का समय सारणी होना चाहिए। किसी क्लास में स्वतः पाठ चल रहा है, बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या चीज पढ़ रहे हैं इसका भी निरीक्षण करने का पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। तो इस हिसाब से समय सारणी होना चाहिए।
नेक्स्ट है छात्रों, शिक्षण प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण संबंधी नीतियां। शिक्षण प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण संबंधी नीतियां। ठीक है, शिक्षण संबंधी नीतियां। तो छात्रों, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन सी नीतियां होनी चाहिए, इस पर हम देखेंगे। प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस क्षेत्र में पुस्तकीय ज्ञान से ध्यान हटाकर प्राकृतिक या सामाजिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है। दूसरे, पर्यावरण अध्ययन को विषय वस्तु का उपयोग भाषा, गणित, व्यवहारिक कार्य, कला आदि में लिया जा सकता है। कक्षा में एक लोकतंत्री वातावरण बनाया जाए। वहां शिक्षक एक सेनापति के रूप में पथ प्रदर्शक, चतुर मित्र और समझदार माता पिता के रूप में कार्य करता है। कक्षा 3 से 5 के लिए भी सीखने के अनुभव के सिद्धांत पर शिक्षण कराया जाए। छात्र को अपने अनुभव और अवलोकन को बनाने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के अवलोकन पर नोट तैयार कराना सिखाया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे गतिशील, क्रियाशील और अपने कार्य करने में रुचि रखने वाले होते हैं, अतः काम करने के अनुभवों और खेलों द्वारा उन्हें हस्त कौशल के विषयों पर अधिकांश जोर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे क्लास 1 से 2 तक का दूसरा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसको पढ़ाते समय ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि वो प्रोत्साहित हो सके। समय पहले तो उसकी भाषा संबंधी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और फिर अवलोकन और देखने और समझने की क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह 3 से 5 का है। तो इस तरह से शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण संबंधी नीतियां बनाई जाती है। तो छात्रों, ये रहा 3 प्रकार के जो प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा शिक्षण में संबंधित समस्याएं जो आती हैं, इन समस्याओं को कैसे निदान किया जाता है। इस समस्याओं को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। बहुकक्षा शिक्षण के विद्यालय में कक्षा प्रबंधन की समस्या आती है, उसको कैसे सुचारू रूप से बनाएंगे। विभिन्न विषयों में कार्य योजनाओं तथा समय सूची को सुनिश्चित कैसे करेंगे। फिर शिक्षण प्रभावी बनाने हेतु शिक्षा संबंधी नीतियों की बात की गई है। अब हम देखेंगे कक्षा कक्ष के छात्रों की बैठक व्यवस्था। छात्रों, बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। कक्षा कक्ष के छात्रों की बैठक व्यवस्था, ठीक है। बैठक व्यवस्था विद्यालय संगठन में प्रधानाध्यापक मानवीय और भौतिक साधनों को जुटाकर विद्यालय की समुचित व्यवस्था करता है। विद्यालय संगठन में प्रधानाध्यापक मानवीय और भौतिक साधनों को जुटाकर विद्यालय की समुचित व्यवस्था करता है और सभी के समन्वित सहयोग एवं प्रयोग से शैक्षिक उद्देश्यों की प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है। क्या विद्यालय संगठन, भाई विद्यालय का मालिक प्रधानाध्यापक होता है, तो प्रधानाध्यापक मानवीय और भौतिक संसाधनों को जुटाकर विद्यालय की समुचित व्यवस्था करता है और सभी के समन्वित सहयोग और प्रयोग से शैक्षिक उद्देश्यों की प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है। इन उद्देश्यों
की प्राप्ति विशेषतः कक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। कक्षा व्यवस्था अगर अच्छी है तो क्लास में अनुशासन है। कक्षा व्यवस्था में अनेक तत्वों का समावेश किया जाता है। इस प्रकार छात्रों के बैठने की व्यवस्था विभिन्न तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। अगर अच्छे से बैठ जाए तो अनुशासन में रहते हैं बच्चे। कक्षा व्यवस्था में बैठने की व्यवस्था विद्यालयी भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग पर आसन में छात्रों को बैठाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके विभिन्न स्वरूप क्या है। बैठक की व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप। कक्षा में छात्रों को बैठक की व्यवस्था विद्यालयी भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर आसन में छात्रों को बैठाया जा सकता है। ठीक है। बैठने की व्यवस्था के विभिन्न रूप हो सकते हैं। स्पष्ट है कि ये विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं उपलब्ध साधनों पर आधारित है। ये विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं उपलब्ध साधनों पर आधारित है। अतः कक्षा में छात्रों को बैठने की व्यवस्था के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं। जैसे कुछ विद्यालय में केवल दरी पट्टी ही उपलब्ध रहती है, तो क्या करना चाहिए? कुछ विद्यालयों में दरी पट्टी बैठने तथा लिखने के लिए व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था सामान्यतः पब्लिक स्कूलों में होती है। कुछ विद्यालयों में बैठने के लिए नीची बेंच तथा उनके साथ लिखने की ऊंची बेंच होती है। यह स्थिति अधिकांशतः विद्यालयों में पाई जाती है। साधन संपन्न विद्यालयों में छात्रों को बैठने के लिए छोटी मेज तथा कुर्सियों की व्यवस्था भी होती है। तो छात्रों, इस तरह की व्यवस्था आपको विद्यालय में मिलती है। तो आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बैठने की व्यवस्था में हेर फेर कर सकते हैं। जितना संसाधन है विद्यालय में, उतने में बेहतर तरीके से कैसे हम बैठाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार बैठक व्यवस्था में हेर फेर करना कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा की उचित व्यवस्था की जानकारी हेर फेर करना आवश्यक है। कक्षा में अकस्मात प्रकाश की व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण हेर फेर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति बहुत कम घटित होती है। कक्षा में प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग करते समय भी हेर फेर की आवश्यकता पड़ती है। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा आदि मौसम से संबंधित परिवर्तन के फलस्वरूप भी कक्षा व्यवस्था में हेर फेर की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में छात्रों को ठीक ढंग से यानी कद के अनुसार, आयु के अनुसार ठीक बैठने के लिए हेर फेर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। अंताक्षरी, वाद विवाद आदि का आयोजन करते समय भी हेर फेर करना पड़ता है। यह स्थिति कार्यक्रम के आयोजन पर निर्भर करती है। कक्षा में अनुशासनहीनता, अन्य ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए बैठक ठीक है की व्यवस्था में हेर फेर करना आवश्यक हो जाता है। छात्रों, कक्षा में कोई प्रायोगिक कार्य कराना है, प्रदर्शन कार्य करते हुए कक्षा व्यवस्था में हेर फेर करना पड़ता है। इस तरह से बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें कि कक्षा में बदलाव की आवश्यकता होती है। तो छात्रों, इससे स्पष्ट है कि कक्षा में आवश्यकता एवं विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार छात्रों को बैठक व्यवस्था में हेर फेर करना आवश्यक होता है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक है छात्रों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन तथा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।